यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आज का जो लेक्चर होगा अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है पिछला जो लेक्चर था अपना वो था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का लोकेशन कहाँ था, ये सारी चीजें हमने उस लेक्चर में देखी। आज हम जो देखने वाले हैं वो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि भौतिक प्रदेश होते क्या है। इस धरातल पर जो भी वैरायटी दिखाई देती है, जैसे हम कहीं किसी जगह निकले तो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, ये क्या है, सारे की भौतिक प्रदेश। और राजस्थान में ये कौन किस किस टाइप के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सारी चीजें हम डिटेल से देखने वाले। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने वाले सबसे पहले विद्वान, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम बांटने वाले विद्वान कौन थे। एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटा किसने, है ना, ये टर्म्स कहां से आई। तो ये समझो, एक थे विद्वान थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने वाले थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा, ध्यान रखना। और इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र है? तो राजस्थान का भूगोल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वीसी मिश्रा साहब ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, तो वो हो जाएंगे आपके 7 भाग हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब बांटा? तो 1968 में बांटा। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। ओके, वापस देखते हैं एक बार। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम किसने बांटा? वीसी मिश्रा ने बांटा। और 1968 में बांटा। कितने भाग किए? 7 भाग किए। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? 7 भाग इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, राजस्थान हमने अभी बात की कि 7 भाग, तो 7 भाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अब एक भाग इन्होंने बांटा कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश। राजस्थान के जो पश्चिमी पार्ट में ये कैसा है? शुष्क भाग है, तो इन्होंने नाम दे दिया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना। दूसरा भाग हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश के पूर्व की तरफ जो स्थित है वो भाग हो जाएगा पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएगा, सेमी एरिड जोन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा आपका? सेमी एरिड जोन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेमी एरिड जोन। और ये कौन सा हो जाएगा? एरिड जोन हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, एरिड जोन हो जाएगा। ये हो जाएगा सेमी एरिड जोन या रीजन्स। और ये आपका हो जाएगा एरिड जोन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये टर्म्स भी इंग्लिश वाले ध्यान रखें। तीसरा जो भाग किया इन्होंने वो क्या? नहरी क्षेत्र। अब आपको पता होगा राजस्थान के उत्तरी भाग में 2 नहरें बहती है, बहुत बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर या गंग नहर। इन्होंने जो वीसी मिश्रा साहब थे, इन्होंने जो उत्तरी भाग है यहाँ पर नहरी क्षेत्र पाया जाता, तो इन्होंने एक भौतिक प्रदेश का नाम दे दिया कि तीसरा जो भाग है नहरी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के उत्तरी भाग में नहरें बहती है तो नहरी वाले इलाकों को एक अलग से प्रदेश का नाम दे दिया, वो हो जाएगा आपका नहरी भौतिक प्रदेश हो जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाओ चौथा नंबर, अरावली पर्वतमाला या अरावली प्रदेश। राजस्थान के मध्य भाग में अरावली स्थित है, तो इन्होंने चौथा भाग दिया भौतिक प्रदेश दिया कि अरावली प्रदेश हो जाएगा या अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। अब इसको समझो। 5वें नंबर को पूर्वी कृषि प्रदेश, जहां पर देखो पूर्वी भाग में यहाँ पर नदियां बहती, बनास, बाणगंगा, बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती हैं। इस एरिया को वीसी मिश्रा साहब ने पूर्वी कृषि प्रदेश कह दिया।
अब देखो 6 नंबर पे हो जाएगा चंबल बीहड़ प्रदेश, जहां पर चंबल नदी स्थित है और चंबल का जो एरिया है बीहड़ के लिए जाना जाता है। बीहड़ क्या है ना, जो चंबल बहते हुए घेरी घेरी नालियां बना देती है, उस क्षेत्र को हम बीहड़ कहते हैं। ये ऑलमोस्ट आपके इस वाले इलाके में पाया जाएगा, धौलपुर करौली कोटा, इस वाले बीहड़ क्षेत्र पाया जाएगा। तो वीसी मिश्रा ने एक प्रकार ये बता दिया कि ये जो इलाका है ये एक आपका रीजन हो जाएगा, फिजिकल पार्ट हो जाएगा, किसका, राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, सातवां जो पार्ट किया इन्होंने, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। देखो कृषि प्रदेश दो आ रहे हैं, एक तो केवल पूर्वी कृषि प्रदेश आ रहा है और दूसरा आपका जो आ रहा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिणी और पूर्वी का जो मिला के जो भाग है ये आपका, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर इधर हो जाएगा, कोटा बूंदाबारी झालावाड़ हो जाएगा, बारह झालावाड़ हो जाएगा, ये दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा और ये पूर्वी हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। याद क्या करना है इसमें से, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है, दोनों को अलग अलग याद करें। वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान को 7 प्रदेशों में बांटा, 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा और ये भौगोलिक प्रदेश आपके सामने ये हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद अगर बात करें, राजस्थान को जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटा, किसने बांटा, एके सेन ने। सीधा पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जलवायु के अकॉर्डिंग किसने बांटा, तो आपका हो जाएगा एके सेन ने बांटा। कब बांटा, 1968 में बांटा। ठीक है, उनके जस्ट बांटा। ठीक है, ओके। राजस्थान को 1971 में आरएल सिंह ने भी भौतिक प्रदेशों में बांटा। केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि आरएल सिंह, राम लोचन सिंह, इनका पूरा नाम हो जाएगा राम लोचन सिंह, और इन्होंने भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा। ठीक, केवल इसका बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी पूछा जा सकता है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला इनमें से कौन नहीं है या है, तो आरएल सिंह हो जाएंगे, एके सिंह हो जाएंगे, सबसे पहले वीसी मिश्रा हो जाएंगे। अब देखो वर्तमान में राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया, जो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले इस चैप्टर में। वो कितने भागों में बांटा गया अगर बात करें तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। किसने बांटा, वर्तमान वाला, वर्तमान को ध्यान रखें, एचएम सक्सेना। एचएम सक्सेना ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बाद अरावली पर्वतमाला, इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको थोड़ा समझते हैं, है ना, इस मैप के माध्यम से समझते हैं। देखो ये आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पूरा भाग कौन सा हो जाएगा, इस वाला इलाके की मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और ये फर्स्ट भाग हो जाएगा। इसके बाद अरावली पर्वतमाला, ये दूसरा जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर राजस्थान के मिडिल पार्ट में अरावली हो जाएगी, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब तीसरा बात दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ये वाला जो इलाका है या इसको कुछ भाग यहां पर भी आएगा, ये हो जाएगा तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये कौन सा हो जाएगा आपका चौथा नंबर, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इसको समझे, है ना, जैसे मैंने फर्स्ट वाला बात किया पश्चिमी मरुस्थल, तो ये मरुस्थल वाला डेजर्ट वाला इलाका आ जाएगा, अरावली राजस्थान के मिडिल पार्ट में अरावली आ जाएगी, और पूर्वी मैदानी ये आपका पूर्वी मैदानी वाला प्रदेश आ जाएगा, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो वीसी मिश्रा साहब ने बताए थे। इसमें केवल आपको जानकारी होनी चाहिए कौन से एरिया में कौन सी प्रदेश है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से सारी स्टोरी स्टार्ट होगी। एचएम सक्सेना, वर्तमान का जो राजस्थान का भूगोल है उसके जो भौतिक प्रदेश है वो एचएम सक्सेना ने 4 भागों में बांटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भौतिक प्रदेश बने कैसे, इनकी क्या प्रोसेस है। ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के बात होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ये किस टाइप से बने और इनमें से अगर इनके किसके अवशेष है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, है ना। बैक में चलने का मतलब ये हो जाएगा कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे बने। इससे थोड़ा सा स्टोरी समझे कि आज का जो वर्तमान अर्थ है या पृथ्वी है, ये आज जैसा है ये ऐसा नहीं था, पहले कुछ अलग था। पहले कैसे था, आज हम देखते हैं कि वर्तमान में वर्ल्ड में, विश्व में 7 महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, इन सबको क्या नाम दिया, पेंजिया नाम। इनका अगर एक नाम की मैं बात करूं,
एक नाम की मैं बात करूं तो क्या नाम दिया? पेंजिया नाम। इनको एक नाम दिया पेंजिया, है ना। मतलब इस पृथ्वी का जब ओरिजिन हुआ, आपस में सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। ये एक अगर शब्द में बात करूं तो एक ही महाद्वीप था, उसका नाम क्या था? पेंजिया था। यहां तक आपको समझ में आ रही होगी चीजें, समझ आ। पेंजिया के चारों तरफ, है ना, पेंजिया के चारों तरफ क्या था? जल ही जल था। पेंजिया के चारों तरफ क्या था? यहां समझो, ये क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी। इसके मिडिल पार्ट में क्या है? पेंजिया। ये क्या है? पेंजिया। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है ना, पेंजिया। अब पेंजिया के चारों तरफ ये वाला इलाका है, ये क्या है? जल ही जल है। इसको नाम दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। तो पेंथालासा क्या है? महासागर। क्या है? महासागर। अब जैसा ये येलो पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ये आपका पेंजिया का भाग हो जाएगा। और आपको ये आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये किसका पार्ट हो जाएगा आपका? ये आपको किसका पार्ट हो जाएगा? ये सारा किसका हो जाएगा? पेंथालासा का हो जाएगा। यहां तक आपको ये चीज समझ में आई कि स्थल भाग आपस में जुड़े थे, उनको उनका नाम दिया पेंजिया, और उसके चारों तरफ जल ही जल था, उस महासागर का नाम दिया पेंथालासा। दो चीज आपके सामने आई। ओके, अब देखो, कार्बोनिफेरस युग में एक युग था, उसका नाम क्या है? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है? पेंजिया का विभाजन होता है, और पेंजिया का विभाजन होने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। इसका जो उत्तरी भाग है उसका नाम है अंगारा लैंड या लोरेशिया। क्या नाम है? अंगारा लैंड या लोरेशिया। लेकिन ध्यान रखिए, साउथ जो भाग है, दक्षिणी भाग है, वो हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, है ना। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड का, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड का। और इसके मिडल पार्ट में जल भर गया, और इसका नाम दिया टेथिस सागर। अब आपको ध्यान होना चाहिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के जो अवशेष है वो कहां से है? इसका मतलब जो कुछ भाग तो टेथिस सागर के अवशेष माने जाएंगे, और कुछ प्रदेश या कुछ भाग आपको माने जाएंगे गोंडवाना लैंड के। तो इसका मतलब ये जो सारी प्रोसेस है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इनका अवशेष कैसे मिलेगा? तो गोंडवाना लैंड से मिलेगा, और आपको मिलेगा टेथिस सागर के। मगर अंगारा लैंड का राजस्थान के भौतिक प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो नोट, अब देखिए नोट क्या है। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन। इन्होंने बताया कि जब पेंजिया एक था और कार्बोनिफेरस युग में अलग हुआ, इसके बाद और सारे युग आए, उसमें और अलग होते होते आज का वर्तमान विश्व बन गया और अलग अलग महाद्वीप बन गए। ये सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे? वेगनर महोदय साहब थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों आपस में टकराती है, और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर का टेथिस सागर स्थित हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ऊपर वाला पोर्शन में ये कौन सी प्लेट आ जाएगी? ये यूरेशियन प्लेट आ जाएगी, है ना। ध्यान रखें, ये आपकी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। अब नीचे वाले पार्ट में इंडिया में ये कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। कौन सी? इंडियन प्लेट। अब इसके मिडल पार्ट में क्या बताया गया? इसके मध्य भाग में बीच में क्या बताया? टेथिस सागर बताया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन से कि जो टेथिस सागर या राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो किस टाइप से, किन प्लेटों के टकराने से बने? तो ऊपर वाली इंडिया यूरेशियन प्लेट और नीचे वाली इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट इंडिया की होगी, और यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशियन वाली प्लेट हो जाएगी। प्लेट क्या होती है? थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है। प्लेट होती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले दृढ़ भूखंड, यानी कि कोई भी भाग किस दृढ़ भूखंड से बना है और कहां स्थित है, ये प्लेट का एक अलग से चैप्टर हो जाता है। ठीक है, ओके, यहां समझो। ओके, ये आ जाओ। अब देखो राजस्थान में, अतः यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये हो जाएगा। राजस्थान में गोंडवाना लैंड वे टेथिस सागर के अवशेष है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है वो किनके अवशेष है? ये समझो। अवशेष की अगर बात आई तो एक तो हो जाएगा आपका टेथिस सागर के अवशेष है, टेथिस सागर के अवशेष। एक हो जाएगा गोंडवाना लैंड के। सीधा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से मैच नहीं करता है? तो अगर आपसे अंगारा लैंड होगा तो वो नहीं होगा, होगा क्या? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड हो जाएगा। यानी राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है वो टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ये सारी चीजें हमने यहां तक देखी। फिर क्या हुआ? अलग अलग भाग विस्थापन हुआ, महाद्वीपों का अलग अलग भाग बन गए। अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका, मेडागास्कर इंडियन,
अटलांटिका, यूरोप, है ना, ये सारी चीजें ऊपर वाला पोर्शन अलग बन गया, नीचे वाला पोर्शन अलग बन गया, और आज का जो 7 महाद्वीप भी इस टाइप से क्रिएट हो गए। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब हम पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, है ना, हम अब आपको समझ में आ गया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। एक भाग था, अलग अलग टुकड़े हो गए, है ना, उसमें से 33 सागर बना, 33 सागर से कुछ भाग बने और गोंडवाना लैंड से कुछ भाग बने। अब वो सारी चीजें देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। एक भाग हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, तीसरा भाग हो जाएगा आपका कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा भाग हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, और इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक प्रदेश राजस्थान के भूगोल की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आने वाली आगे की सारी चीजें, वनस्पति, मृदा, भौतिक प्रदेश, सॉरी आपका उद्योग वगैरह, सारी चीज इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसलिए आपको इस प्रदेश को, भौतिक प्रदेशों को आराम से पढ़ना है, और बहुत ही बारीक से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, ऐसी चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ओके, अब अगर मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो हो जाएगा आपका शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में भी ऐसा एरिया जो बहुत सारा शुष्क है ना, ओके। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये आपको चीज समझ में आई होगी कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया, कि मरुस्थल तो है, मरुस्थल तो है, कैसा है? शुष्कतम। उसमें भी कैसा? जहां पर बालू के टिल्ले है, और कुछ एरिया जहां पर बालू के टिल्ले नहीं है। बालू के टिल्ले नहीं तो क्या है? पत्थर, पठार, कंकड़ पत्थर है ना, वो हो जाएंगे, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 भाग है। पहला भाग गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, और गोंडवाना प्रदेश। और गोडवाड़ प्रदेश, सॉरी गोंडवाना नहीं, गोडवाड़ प्रदेश को हम लूणी बेसिन भी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये भी आपके से पूछा जाता है, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, याद रख लेना। गग्गर, शेखावटी, नागौर और गोडवाड़ा, है ना, गोडवाड़, लूणी बेसिन भी आ सकता है, तो इनका सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि शेखावटी बेसिन किनके मध्य? गग्गर और नागौर के मध्य। नागौर उच्च भूमि किसके मध्य? शेखावटी और गोंडवाना के मध्य। तो ये सीक्वेंस अगर याद है तो किसी भी टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहां तक हमने क्या देखा? इस वाले एरिया में हमने देखा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उप विभाजन किया गया, और ये हम अच्छे से पढ़ने वाले। ओके, अब आ जाओ आगे। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, है ना। इसको ऐसे बांटा गया कि ये आपके उत्तरी अरावली, ये मिडिल पार्ट में मिडिल अरावली, और तीसरे नंबर पर हो जाएगी दक्षिणी अरावली, है ना। बहुत इजी तरीके से बताएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदान कैसे बनते हैं? कि सर नदियों के बहाव से बनते हैं, तो नदियों का डिवाइड कर दिया गया यहाँ पर। चंबल बेसिन, जहां पर चंबल नदी बहती है। माही बेसिन, उस एरिया में जहां माही बहती है। और बनास और बाणगंगा बेसिन, बनास और बाणगंगा बेसिन की बात हो रही है। तो इस एरिया में बेसिन, है ना, जहां पर
बनास रिवर बहती है, बनास नदी बहती है, उसके बारे में हम जानकारी इस उपभाग में लेंगे। आगे आ जाओ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके भी दो भाग है, एक भाग तो है भूगर्भिक संरचना, एक भाग हो जाएगा धरातलीय भूभाग। अब आपको समझना है भूगर्भिक संरचना क्या होती है, मतलब इस भाग में ऐसा एरिया जो भूमि के अंदर है और वहां पर कुछ ना कुछ विशेषता मिल रही है, विशेषता पाई जाती है, उसको हम पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना में, है ना। और इसके बाद धरातलीय संरचना, मतलब उसी एरिया के बाहर वाले इलाके में कौन कौन सी संरचना पाई जाती, किस टाइप का भूभाग पाया जाता, वो सारी चीजें देखने वाले इसमें। इसको अगर मैं हाड़ौती प्रदेश बोलूं या हाड़ौती का पठार बोलूं तो भी कोई दूसरी बात नहीं होगी। यहां तक चीज आपको केवल समझ में आया होगा। इस चैप्टर को, इस पूरे स्लाइड को समझ लेना कि यहां से क्वेश्चंस बनेगा। अब हम इसी को एक एक वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले क्या लेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लेंगे, है ना। इसमें क्या लेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लेंगे। ओके, इससे पहले देखो एक और चीज समझ लेते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन, अध्ययन जो किया गया वो समझे, क्योंकि इस एक ही स्लाइड में, इस टेबल के माध्यम से आप ये सीख सकते हो कि इसमें इस क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितना है, अवशेष कितना है, किसका अवशेष कौन सा भाग है, कौन से प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, ये सारी चीजें एक ही टेबल में डिनोट की गई है ना, समझो। भौतिक प्रदेश के इसमें देखेंगे हम, भौतिक प्रदेश कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के अकॉर्डिंग कितना है, इसकी जनसंख्या राजस्थान के अकॉर्डिंग कितनी है, या राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, ये अवशेष किसका है जो हम पेंजिया और पेंथलासा वो देख कर आए, ये सारी चीजें। ऊंचाई का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है ना, और बनने का क्रम कौन है, इसका किसका निर्माण पहले हुआ, किसका निर्माण बाद में हुआ, बनने का मतलब निर्माण हो जाएगा, और एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई किसकी है, ये भी क्वेश्चंस बनता है। इस टेबल से ऑलमोस्ट आपके किसी ना किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसको आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर आपको इसको पढ़ के जाए, रट के जाए, ऑलमोस्ट आपके इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला भौतिक प्रदेश है। इसमें राजस्थान का अगर बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग कौन सा हो जाएगा, आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करेगी, 40% जनसंख्या इसमें निवास करेगी। ओके, 40% जनसंख्या आपके कहां निवास करेगी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा, 61.11% के साथ, ये भी आपका दोनों में हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या में कौन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अरावली का, अरावली पर्वतमाला ये 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई और जनसंख्या यहां पर मिलेगी आपको 10%। 9 10 याद कर सकते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश थर्ड कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहां पर जो राजस्थान की जनसंख्या है वो 23% जनसंख्या पाई जाती है, सॉरी क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना पाया जाता है, क्षेत्रफल पाया जाता है 23% और जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 39%। 39% जनसंख्या है किसमें, मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या 39% है और 23% यहाँ पर एरिया पाया जाता है। ठीक है, ओके। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मैं बात करूं, पठारी प्रदेश की बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 6.89% और इसका जो जनसंख्या है 11% जनसंख्या हो जाएगी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो अवशेष की मैं अगर बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थल किससे बने, 33 सागर के अवशेष माने जाएंगे और आपका अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाएगा, है ना। अवशेष हम सीख के आ चुके हैं। और वापस आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष हो जाएगा और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपके गोंडवाना लैंड का क्षेत्र अवशेष हो जाएगा। इसमें देखो आपको सीखना क्या है कि ये जो आपके प्रदेश है वो कौन को किसके अवशेष है, इसको अगर याद नहीं हो रहा तो हम एक तरीका है उससे भी याद कर सकते हैं। देखो हमारा मकसद क्या है कि आपको किसी ना किसी भी टाइप से आपको चीजें याद रहे, है ना। अब ये हो जाएगा टेथ से क्या, 33 सागर से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी। गोंडवाना लैंड से जी, टी जी। 33 सागर से टी और इससे जी, टी जी टी जी, टी 33 सागर जी गोंडवाना लैंड, टी 33 सागर जी गोंडवाना लैंड, टी जी से आप आराम से याद कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए अब आराम से जवाब दे सकते हैं, कौन सा 33 सागर है या गोंडवाना लैंड है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब ऊंचाई का क्रम क्या है कि इसमें जो ऊंचाई है वो किस टाइप से बनी, सबसे पहले अगर बात करूं कि सबसे ऊंचा कौन सा है तो आपका अरावली पर्वतमाला, एक नंबर पे अरावली सबसे ऊंची है, याद भी है।
और इसके बाद पठार ऊंचे होंगे। दूसरे नंबर पे आपके कौन से हो जाएंगे, पठार हो जाएंगे। तीसरे पे देखो आपका मैदान हो जाएगा। और सबसे समतल बाग की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सबसे चौथा स्थान कौन सा हो जाएगा, आपके मरुस्थलीय बाग हो जाएंगे। ध्यान रखना मरुस्थल सबसे नवीनतम है और सबसे समतल भी हो जाएंगे। आपके ऊंचाई का क्रम क्या, सबसे नीचा हो जाएगा, ध्यान रखें। ओके, बनने का क्रम देखो, अरावली सबसे पहले बनने वाली पर्वतमाला हो जाएगी। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, वो अरावली हो जाएगी, है ना। तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, अरावली। इसके बाद पठार बने और तीसरे नंबर पे आपके मैदान बने और चौथे भाग में जो बना वो आपका मरुस्थल बना। इसका मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले क्या बना, पर्वत, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, उसके बाद पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके बाद मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश और सबसे बाद में या नवीनतम जो भाग है मरुस्थल हो जाएंगे। इसको याद कैसे करेंगे, याद यही तरीका है कि ऊंचाई और बनने का क्रम लगभग सेम है, चौथा चौथा, पहला पहला, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा। इसका मतलब ऊंचाई जो सबसे ऊंचा है वो सबसे पहले पहले बना और जो सबसे नीचा है वो सबसे बाद में बना, यही क्रम सेम चलने वाला। ओके, अब देखो औसत ऊंचाई मीटर में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पूछा जाता है कि सर्वाधिक औसत ऊंचाई, ऊंचाई का क्रम देखो, है ना। तो इसका मतलब इसकी औसत ऊंचाई ज्यादा होगी। एवरेज हाइट कितनी है अरावली की, 930 मीटर। इसके बाद दूसरा आ रहा आपका मैदान पठारी प्रदेश 500 मीटर। तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है आपको, मैदानी प्रदेश। और चौथे स्थान पर क्या आ रहा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका मतलब क्या हुआ कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो सबसे, इनकी औसत ऊंचाई सबसे कम है, 150 से 300 मीटर है। ये आप याद रखना, पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इनको आराम से समझ सकते हैं, डेटा दिया हुआ, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। अब हम शुरुआत जो करेंगे फर्स्ट वाला भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है विश्व के संदर्भ में, थार का मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक, सहारा मरुस्थल अफ्रीका का हिस्सा। ध्यान दे, समझने वाली बात है। हमने पहले बात की, अभी बात की कि पूरा विश्व एक भाग था, उसको नाम दिया पेंजिया। अगर पेंजिया हम नाम दे रहे तो कहीं ना कहीं मरुस्थल का भाग टूट कर अलग हुआ। जो इंडिया वाला थार का मरुस्थल है या राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो कहां से अलग हुआ, वो विश्व के एक महाद्वीप, उसका नाम है आपका, क्या नाम है, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप से। अगर मैं इस दोनों को मिलाऊं तो ये भाग और ये भाग कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल से टूटकर थार का मरुस्थल अलग हुआ। हिस्सा मतलब क्या होता है, किसी भी भाग से टूटकर अलग होना। तो थार का जो मरुस्थल है वो कहां से अलग हुआ, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से। देखो सहारा मरुस्थल का यहाँ पर पर्टिकुलर एक नाम दिया हुआ, ग्रेट पोलियो, ग्रेट पेलियो हो जाएगा, है ना। इसको आप क्या करोगे, ग्रेट पेलियो आर्कटिक, आर्कटिक मरुस्थल हो जाएगा या सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ये किसी ना किसी एग्जाम में आरटेट में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का विस्तार दो देशों में, कितने देशों में फैला हुआ थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ। कौन कौन सा है, एक आपको पता है भारत में, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ, ठीक है। अब भारत के 4 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं जैसे पश्चिमी मरुस्थल के रूप में, तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में ये थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ। और पाकिस्तान में अगर बात करें, पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान भी कहते हैं और पाकिस्तान में इसे थाल भी कहते हैं। दो चीज कहते हैं, एक तो थाल भी कहते हैं, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को थाल मरुस्थल भी कहते हैं, और एक नाम और आ जाएगा चेलिस्तान भी कहते हैं। ध्यान रखना, थाल व चेलिस्तान दोनों ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ओके, पश्चिमी मरुस्थल की विशेषता चल रही है, तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का
61.11% हिस्सा रखता है मरुस्थल, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये हमने टेबल में देख लिया, वापस पढ़ रहे हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या 40% निवास करेगी। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% इस मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है। थार के मरुस्थल का राजस्थान में हिस्सा कितना हो जाएगा? 57.68% पर क्या है? थार का मरुस्थल। ध्यान रखना, थार का मरुस्थल, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो। थार का मरुस्थल हमने या पिछले स्लाइड में देखा था कि कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। अब 4 राज्यों में से राजस्थान कितना हिस्सा रख रहा है? वो आपको रख रहा है 57.68%, है ना। समझ सकते हो, ये भारत के 4 राज्यों में है। 4 राज्यों में से आपका कितना हिस्सा रख रहा है? तो आपको 57.68% हिस्सा रख रहा है। ओके। राज्य में कुल मरुस्थलीय क्षेत्रफल कितना? 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर पर थार का मरुस्थल फैला हुआ। राजस्थान में मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्रफल कितना? 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये फैक्चुअल सीधा याद करना। अब देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि सर कुल मरुस्थल और मुख्य मरुस्थल। कुल मरुस्थल में पूरा मरुस्थल आ गया, मतलब अरावली से पश्चिम की तरफ जो भी भाग है वो मरुस्थलीय इलाका है, वो 2,09,142 किलोमीटर। लेकिन इसमें से मुख्य मरुस्थल की बात करें कि कुछ एरिया पर मरुस्थल नहीं है, मिडिल पार्ट में, है ना, उसको हम छोड़े तो कितना हो जाएगा? 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। आगे देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल क्या है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ढाल याद करना है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखो किसी भी चीज ढाल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आपको ढाल का एक शानदार तरीका बताता हूं, कभी भी ध्यान रखना। ढाल कैसे पता चलेगा कि इस एरिया का ढाल इस तरफ है? वहां बहने वाले जल का दिशा कौन सी है? वहां बहने वाले जल कैसे, मतलब नदियां, जो नदी जिस दिशा में बह रही है और वो पर्टिकुलर किसी एरिया में स्थित है, तो उस एरिया का ढाल उस नदी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस मरुस्थल में एक नदी बहती है, उसका नाम है लूणी नदी। उसका नाम क्या है? लूणी नदी हो जाएगा। अब लूणी नदी हमें पता है कहां से, नाग पहाड़ियों से निकलेगी, और नाग पहाड़ियों से बहते हुए वो आपके बालोतरा में या कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में चली जाएगी। ओके। अब ये जो दिशा हो जाएगी ये आपके कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पूर्व। राजस्थान के कौन से भाग में? उत्तर पूर्व से। ये आपके कौन से? दक्षिण पश्चिम भाग में हो जाएगी। राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चली जाएगी, उत्तर पूर्व से बहते हुए दक्षिण पश्चिम में चली जाएगी, और ये आपका ढाल हो जाएगा। इसलिए आपके अब इसमें याद क्या रखना, आपसे हाड़ू जी का ढाल पूछा जाएगा, आपसे मैदानी भागों का हाल ढाल पूछा जाएगा। किसी भी एरिया का ढाल अगर पूछा जाए तो आपको देखना वहां पर नदी का फ्लो क्या है, जल का फ्लो क्या है, या किस तरफ से किस दिशा से किस दिशा की ओर जल बह रहा है, किस दिशा से किस दिशा की ओर नदी बह रही है, ये आपसे ध्यान होना। इसके माध्यम से आप सारे ढाल याद कर सकते हो, है ना। ओके। पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अगर लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार को समझो, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसको भी समझ लो, ये आपको समझना है। इसको समझो। अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है? राजस्थान है। अब राजस्थान में ये दिया हुआ है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, हमें पता है अक्षांश कौन सी होती है? ये आड़ी रेखा होती है अक्षांशीय विस्तार। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रही है? इस वाले इलाके से स्टार्ट हो रही है। और मरुस्थल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 25 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा आपका? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां से यहां तक तो है ना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हम अक्षांश देशांतर राजस्थान का पढ़ के आ चुके हैं, तो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां तक है, ठीक है। अब इसके बाद देशांतर की बात करें तो राजस्थान स्टार्ट कहां से हो रहा है? 69 डिग्री और 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट हो रहा है यहां से, है ना। और ये भी राजस्थान भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और यह कहां तक स्टार्ट हो रहा है? यहां तक, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? 75 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सीधा भी याद रख सकते हैं, 25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या फैला हुआ है? आपका पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है। याद कर लेना, आजकल के जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो इस टाइप का ट्रेंड है ना। आप सोच रहे होंगे थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा, लेकिन आजकल का जो एग्जाम है ये मांगता है, ठीक है। ओके। अवशेष
अवशेष से क्या मत समझोगे? अवशेष मतलब ये होता है किसी भी चीज का बचा हुआ भाग, मतलब ये किसका बचा हुआ भाग है, किसका शेष भाग है, तो वो हो जाएगा अवशेष, हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 33 सागर का अवशेष है ना। किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? 33 सागर। ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि सर आपने 3 बार तो बता दिया, लेकिन इसके प्रमाण क्या है ना, क्या सबूत है हमारे पास कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग है। और यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यहां पर पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें जैसे सांबर और डिडवाना, ये एग्जांपल है। ऑलमोस्ट जो खारे पानी की जो झील है वो कहां मिलेगी? आपके पश्चिम में मिलेगी। इसका मतलब खारा पानी कहां मिलता? सागर में। इसका मतलब ये हुआ किसी जमाने में, किसी समय यहाँ पर क्या थे? 33 सागर था, यानी सागर था। और वो कौन सा सागर था? 33 सागर। क्यों? हमारे पास सबूत आ गया कि खारे पानी की झीलें यही है ना, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, कोयले का पाया जाना, कोयले के भंडार सबसे अधिक राजस्थान में किस तरह पे? पश्चिम मरुस्थल में। आपने सुना होगा बाड़मेर, कपूरडी, जालीपा, ये सारे कहां हो जाएंगे? आपके पश्चिमी मरुस्थल में। अब यहाँ पर क्या हुआ? समुद्र में जब समुद्र था, है ना, और ये सूखने के बाद ये पेड़ पौधे इसमें दब गए, और दबने के बाद ये अंदर क्रिया करके क्या बन गए? कोयला बन गए। तो सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता राजस्थान में वो आपके पश्चिमी मरुस्थल के तरफ पाया जाता है। इसलिए हमारे पास सबूत दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पर कोयला मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पेट्रोलियम के पदार्थ या पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या भंडार पाए जाएंगे? किसके भंडार पाए जाएंगे? पेट्रोल के। पेट्रोल भी समुद्र के पास मिलता है, और यहाँ पर पाए जाने वाले पेट्रोल से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी समुद्र था, सागर था। और सागर कौन सा था? 33 सागर। ठीक है, 3 आपके सामने सबूत आ गए। अब देखो, चौथा और पांचवा जो हम पढ़ेंगे वो हम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान रखना। एक गांव है, उसका नाम है कुलधरा गांव। सबसे पहले याद रखें कुलधरा गांव है कहां पर? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कुलधरा गांव कौन से जिले में है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो आपको ध्यान होना चाहिए जैसलमेर में। अब इसमें क्या है सर? इसमें यह है कि मछली के जीवाश्म का मिलना, मछली के जो अवशेष है वो कहां मिले? कुलधरा गांव में मिले। याद कैसे करेंगे कि मछली कहां मिलती है? समुद्र में पाई जाती है ना, सागर में। इसका मतलब यहाँ के अवशेष मिले मछली के, तो कभी ना कभी यहाँ पर जो सागर था वो कौन सा सागर था? 33 सागर था, है ना। ये एक सबूत आ गया कि मछली के जीवाश्म। अब ये कभी कभी ये पूछा जाता है मछली के जीवाश्म कौन से गांव में मिले? कौन से गांव? कुलधरा गांव में। तो याद कैसे रखेंगे? हमें कुल, कुल और आगे हो जाएगा मछली, कुल मछली लानी, हमें कुल कितनी मछली लानी याद करने का एक तरीका है, क्योंकि यहां से कंफ्यूज क्रिएट होता है। हम आकल गांव पढ़ेंगे तो कंफ्यूज क्रिएट हो, वो भी जैसलमेर में। तो कुल मछली लानी, कुलधरा गांव मछली, कुलधरा गांव मछली के लिए फेमस है। ओके, अगर इन चारों में से जो पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकल गांव। आकल गांव भी कहां पर है? जैसलमेर में। आकल गांव कहां पर हो जाएगा? जैसलमेर। ये विश्व की प्राचीनतम लकड़ी का जीवाश्म मिलना, विश्व की जो प्राचीनतम लकड़ी है वो कहां मिली आपको? आकल गांव में मिली। इसलिए यहाँ पर इसको एक नाम देते हैं आकल वुड फॉसिल्स पार्क, है ना। आकल वुड फॉसिल्स कहां मिला आपको? जैसलमेर में मिला। एक क्वेश्चन तो, एक आंसर तो ये हो जाएगा। जैसलमेर में कौन सा गांव? आकल गांव। यहाँ पर क्या मिल रही है? वुड मिल रही है। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। क्या होती है? लकड़ी। विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ी, और लकड़ी भी कैसी थी? समुद्री लकड़ी। कैसी लकड़ी थी? समुद्री। इसका मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर सागर था, है ना। हम किस सागर की बात कर रहे हैं? 33 सागर की। ये हमारे पास क्या है? इसके प्रमाण है, इसके सबूत है कि यहाँ पर जो लकड़ी मिल रही है वो सबसे प्राचीनतम लकड़ी है। तो प्राचीनतम लकड़ी है तो कितनी प्राचीन है? ये लकड़ी 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 18 करोड़ वर्ष पुरानी हो जाएगी। अब देखो, 18 करोड़ वर्ष पुरानी हो जाएगी। और यहाँ जो 25 वुड फॉसिल्स विद्वान है, या मतलब विद्यमान है, यहाँ पर कितने वुड है? लकड़ी कितनी है? 25 वुड है। सीधा पूछा जा सकता है कि जैसलमेर में पाई जाने वाली जो लकड़ियां है वो कितनी थी? तो वो हो जाएगी 25 हो जाएगी। 24, 25, 23 आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। ये आपके किस में पूछा गया? फर्स्ट ग्रेड में। अब यहाँ पर जो एरिया कितना हो जाएगा आपका? 21 हेक्टेयर में विस्तृत है ना। ये जो एरिया हो जाएगा अक्कल गांव, ये कितने हेक्टेयर में हो जाएगा आपका? 21 हेक्टेयर में हो जाएगा। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर हो जाएगा। जैसलमेर से कितना दूर हो जाएगा? जैसलमेर शहर से अगर मैं बात करूं तो अक्कल गांव कितना दूर हो जाएगा? 15 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ध्यान रखें। ये लकड़ी
मेसोजोइक युग की लकड़ी है। देखो कौन सा युग है पूछा जा सकता है कि जो लकड़ी मिल रही है अकलगांव में ये कितनी पुरानी है, कौन सा युग है ना। अलग अलग युग आप देखोगे ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में हम पढ़ने वाले कभी पढ़ेंगे तो मेसोजोइक युग में ये आपको मिलती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे आगे पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में, पूर्वी जिलों में, पूर्वी नहीं आएगा पश्चिमी जिले आएंगे, है ना। यहाँ पर जो आएंगे वो किस में आएंगे, पश्चिमी जिले। राजस्थान में जो मिलेंगे वो कौन से जिले मिलेंगे, पश्चिमी तरफ है। हम यही पढ़ के आ रहे हैं 20 जिले, कितने जिले टोटल, 20 जिले। 20 जिलों में अभी नए जिलों के अनुसार कितने, नए जिलों के जो आंकड़े आए उनके अनुसार कितने जिले हो जाएंगे आपके, 20 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 20 जिलों में फैला हुआ है। देखते हैं कौन कौन सा। एक हो जाएगा आपका गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, बालोतरा, पाली, है ना। ये मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, केवल आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, है ना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले, क्योंकि आगे जब भी मरुस्थल का एरिया अलग अलग भाग आएगा तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, पश्चिमी ब्यावर। देखो ब्यावर का पश्चिमी भाग आएगा कंप्लीट। ब्यावर जो आता वो आपके मरुस्थल में नहीं आता, ब्यावर का पश्चिमी भाग किसमें आएगा। जैसे अगर मैं ब्यावर में बात करूं तो एक तहसील आती है जेतरण, प्लस एक तहसील आती है रायपुर। पहले ब्यावर रेगिस्तान में नहीं आ रहा था, लेकिन ये पाली की तहसील है, ये पाली की तहसीलें किसमें ऐड हो गई, ब्यावर में ऐड हो गई। तो जैसे ये तहसीलें ऐड हुई तो ब्यावर का पश्चिम भाग में स्थित है, तो ब्यावर की जो पश्चिमी जिला जो तहसील है वो किसमें आने लगे, मरुस्थल में। तो पश्चिमी भाग आपका ब्यावर में आता है, ध्यान रखें। इसलिए कहीं कहीं आपको 19 जिले भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना टोटल जिले कितने हो जाएंगे, 20 जिले हो जाएंगे, ठीक है, 19 जिले नहीं हो, क्योंकि ब्यावर को कोई पश्चिम मरुस्थल में मानता है, कोई नहीं मानता है, तो हमें मानना है, क्योंकि जेतरण और ब्यावर रायपुर आपका कंप्लीट रूप से रेगिस्तान में आते हैं। ओके, इसके बाद नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना और डिडवाना कुचामन। इसी के साथ जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है इसमें कितने जिले आते हैं, तो आपको देख सकते हो आपके पास कितने जिले आते हैं, ये 20 जिले आते हैं, याद भी रख सकते हो। इसमें देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिरोही मरुस्थलीय जिला नहीं है। मरुस्थल के अंदर सिरोही जिला नहीं आता, कभी कभी ऑप्शन में यह आ सकता है कि आपके इनमें से कौन सा जिला मरुस्थलीय नहीं है, और ऑप्शन आ सकता है सिरोही, क्योंकि सिरोही अरावली के पश्चिम में तो है लेकिन मरुस्थल में नहीं है। एकमात्र ऐसा जिला जो अरावली के पश्चिम में, एकमात्र ऐसा जिला जो अरावली के पश्चिम में है, अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है, लेकिन 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 मरुस्थल भाग में नहीं आता है। जैसा कि हम बोलते हैं कि अरावली के पश्चिम में मरुस्थल स्थित है, लेकिन एकमात्र जो जिला है मरुस्थलीय भाग में, मरुस्थलीय स्थल में नहीं आता है, नहीं आता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिरोही हो जाएगा। सिरोही किस में आता है, अरावली में आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, संभाग कितने हो जाएंगे, संभाग हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश संभाग 5 संभागों में स्थित है, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, सीकर संभाग और अजमेर संभाग हो जाएंगे। ये आपको नॉर्मल जानकारी है, सीधी सी याद करना आपको। ओके, अब हम देखने वाले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। मरुस्थल शब्द आते ही अपने दिमाग में आता है कि ये तो खाली बंजर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मरुस्थल का भी कुछ ना कुछ महत्व होता है। राजस्थान के मरुस्थल का क्या महत्व है वो सारी चीजें देखने वाले, और इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जैव विविधता, है ना, सर्वाधिक जैव विविधता। अगर मरुस्थल एरिया की बात करें, विश्व के जो भी मरुस्थल है उसमें जैव विविधता की बात करें, मतलब यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति की जो वैरायटी की बात करें, तो वो सबसे अधिक वैरायटी कहाँ मिलेगी हमें, विश्व के थार के मरुस्थल मिलेगी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगी। देखो दूसरा नंबर, विश्व का सर्वाधिक घना मरुस्थल, यहाँ पर अगर बात करें तो घनत्व भी सबसे अधिक है, जनसंख्या भी सबसे अधिक है, किसके अकॉर्डिंग, दूसरे मरुस्थल के अकॉर्डिंग की बात हो रही है ना, किसी स्टेट या देश के हिसाब से बात नहीं हो रही है, दूसरे मरुस्थल से अगर तुलना की जाए तो ये सबसे अधिक हो जाएगा आपका। विश्व का सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला मरुस्थल है, इसलिए इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड पावर हाउस, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावना है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक है। ओवरऑल जो महाद्वीप आपके मरुस्थल जो मिलेंगे अलग अलग देशों में, अलग अलग विश्व के महाद्वीपों में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावना। ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, युवा मरुस्थल मतलब सबसे नवीनतम, युवा मतलब सबसे नवीन तथा सबसे नवीनतम मरुस्थल है ना, याद रखें, सब सीधा याद रखें, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, नवीनतम मरुस्थल कौन सा हो जाएगा आपका
थार का मरुस्थल हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा। ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। धनी मतलब अमीर, है ना। अमीर कैसे हो, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है? नहीं, ऐसा नहीं। अमीर से आप देखो यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल बाकी जो मरुस्थल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनरल्स, खनिज वगैरह, खनिज धातु वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पेट्रोलियम मिल रहा है, जैसे कोयला मिल रहा है, बहुत सारे जैसे बहुत सारी चीजें जो खनिज और धातु मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं। विश्व के दूसरे के अकॉर्डिंग अगर बात करें, विश्व के दूसरे जो मरुस्थल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ सबसे अधिक मिल रहे हैं, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहते हैं। ये राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश। आईएमपी ध्यान रखना, अगर बात करूं तो यहाँ पर कितनी जनसंख्या मिल रही है, क्षेत्रफल कितना मिल रहा है, 61.11। कितना क्षेत्रफल, 61.11 मिल रहा है। जनसंख्या कितनी मिल रही है, और आपके 40% मिल रही है। तो भौतिक 4 भौतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में मिलेगी आपको, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगी। आगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को ईश्वरी प्रसाद ने एक व्यक्ति है, उन्होंने ईश्वरी प्रसाद या इतिहासकार, इन्होंने रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी। सीधा पूछा जाएगा कि रुक्ष प्रदेश किसे कहते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। किसने कहा, यह आपके ईश्वरी प्रसाद ने कहा, ठीक है। चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जराथा क्षेत्र का, चीनी यात्री है ना, एक इतिहासकार थे जो अलग अलग देशों की यात्रा करते थे, चीनी यात्री थे हेनसोंग, इन्होंने इसको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को गुर्जराथा क्षेत्र का, इसी के आसपास वाले इलाकों को गुर्जर या गुजरात वाला क्षेत्र बोल दिया गया, ठीक है। ओके, मैं तो क्या अगर बात करें तो जुरासिक युग, एक युग था जुरासिक युग, है ना। जुरासिक युग से आपको याद आया होगा कि यहाँ पर डायनासोर, एक जुरासिक पार्क में डायनासोर मूवी देखी, हॉलीवुड मूवी देखी होगी आपने। जुरासिक युग का मतलब क्या था, एक युग था उसमें डायनासोर की सबसे पहले उत्पत्ति उस युग में हुई। डायनासोर की उत्पत्ति किस युग में हुई, जुरासिक युग। अब जुरासिक युग की चट्टाने, है ना, जुरासिक युग की जो चट्टाने कहां मिलेगी आपको, बाड़मेर और जैसलमेर में मिलेगी। पूछा गया क्वेश्चन से आईएमपी लगा रहा हूं मैं, है ना, जो भी आईएमपी है उसको आप अच्छे से याद कर लेना। परमियन कार्बोनिफेरस युग की चट्टाने कहां मिलेगी, फलोदी में मिलेगी। और फलोदी कहां है, जोधपुर में। अब नया जिला बन गया, अलग से बन गया, तो फलोदी और जोधपुर आप दोनों याद रख सकते हैं। अब देखो, ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायुदाब कहां होते हैं, नायु का केंद्र होता है, जो भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। मतलब यहां पर सबसे टेम्परेचर बढ़ जाता है जून के महीने में या गर्मी के समय में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान जब बढ़ेगा, इस इलाके में तापमान क्या होता है ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म मतलब जून में, मई जून में, है ना। गर्मी मतलब राजस्थान में कब पड़ती है, मई और जून में। मई जून में क्या हो रहा है, तापमान अधिक हो जाएगा। ये लो तापमान अधिक, समझो वापस, मई जून में तापमान अधिक हो जाएगा, तो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब निम्न हो जाएगा, है ना। देखो वायुदाब निम्न हो गया, तापमान अधिक, वायुदाब निम्न, यानी इन दोनों में क्या है रिलेशन, उल्टा संबंध। अब समझो, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी। तो इसका मतलब निम्न वायुदाब क्रिएट कहां हो रहा है अपना, पश्चिमी राजस्थान में। हिंद महासागर से जो हवा आएगी वो कहां आएगी, आपके पश्चिमी मरुस्थल की ओर आएगी, पश्चिमी मरुस्थल की तरफ आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं मानसून को आकर्षित करने के लिए भी लाभदायक है ना। इसका महत्व की बात हो रही, ओके। मिट्टी कैसी मिलेगी आपको, रेतीली ब्लू मृदा मिलेगी, और वैज्ञानिक मृदा इसका नाम हो जाएगा एंटीसोल्स हो जाएगा। मिट्टी रेतीली ब्लू नॉर्मल जानकारी है। वनस्पति ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा, जीरोफाइट, या इसका हिंदी में नाम हो जाएगा मरुदबिंद, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, जीरोफाइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। जलवायु कैसी, शुष्क होगी, रेगिस्तान में शुष्क जलवायु पाई जाएगी। फसलें कैसी हो जाएगी, बाजरा, मूंग, मोट, उड़द और ज्वार। ये जो मोटे अनाज की जो फसलें है वो आपके कहाँ मिलेगी, आपके रेगिस्तान में मिलेगी, रेगिस्तान में बोई जाती है। वर्षा कितनी होगी, 0 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होगी। और वृक्ष कौन कौन से, खेजड़ी, रोइडा, बबूल, फोग, फेर, बेर, आक, थोर, पीलू और आरना। ये क्या वृक्ष एक नॉर्मल जानकारी होती है, इन एरिया में पश्चिमी मरुस्थल में ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, ओके। अब देखो, पश्चिमी मरुस्थल में भूमि का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मूंग, मोट, उड़द फसलें बोई जाएगी, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या बंजर भूमि है, भूमि जो मिट्टी पाई जाएगी उनकी उत्पादन क्षमता कम होती जाती है जैसे जैसे मरुस्थल में। तो इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आपको मूंग, मोट और उड़द की फसल बोई जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी मरुस्थल में
भूमि की उत्पादन क्षमता या मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, कौन सी फसलें बोते हैं, तो मूंग मोट उड़द बोते हैं। कि सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि सर इन्हीं को क्यों बोते हैं, इन्हीं को क्यों बोते हैं, तो समझो इन्हीं को क्यों बोते हैं, समझो। अब ये क्या इनकी जड़ें हैं, है ना, मूंग मोट की ये क्या है, जड़ें हैं, समझ लो जड़ें। इन जड़ों में एक जीवाणु होता है, क्या होता है, जीवाणु होता है ना। इनकी जड़ों में क्या होगा, जीवाणु हो जाएगा, इनकी जड़ों में जीवाणु, इसको हटा देते हैं। जीवाणु कौन सा जीवाणु, राइजोबियम, राइजोबियम। इनकी जड़ों में जीवाणु होता है, उसका नाम क्या है, राइजोबियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम। कहां होता, उड़द मूंग मोट की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जिससे क्या होती है, मिट्टी और ये मैदानी भाग, ये आपका मरुस्थली भाग उपजाऊ होता है ना। इसलिए ये फसलें आपके बोई जाएगी, पूछा जा सकता है आपको कौन सा जीवाणु होता है, ये भी पूछा जा सकता है, राइजोबियम होता है, और कौन की फसल होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके आगे। सम गांव कहाँ है, जैसलमेर में, सीधा पूछा जाएगा सम गांव कहां पर, जैसलमेर है। इसकी क्या विशेषता है, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव, यानी राजस्थान का एकमात्र गांव है जहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, और वनस्पति नहीं पाई जाने के कारण सम गांव को इसे राजस्थान का थंडर बेल्ट भी कहते हैं, है ना। वनस्पति नहीं पाई जाती इसलिए इसको राजस्थान का थंडर बेल्ट भी कहा जाता है, याद रखना आपको। अब हम देखेंगे राजस्थान में पश्चिम मरुस्थल की वर्षा रेखा, पश्चिम मरुस्थल में पाई जाने वाली वर्षा रेखा, वर्षा रेखा देखो, एक वर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा केवल जैसलमेर पाई जाएगी। सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहां मिलती है, कहां पाई जाती है, तो आपके जैसलमेर हो जाएगी। ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, समझो कैसे करती है वो देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, ये अगर मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है ना, तो इसमें से हमने बात की 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब जो 10 सेंटीमीटर आपको मिलेगी इस वाले इलाके में 10 सेंटीमीटर पाई जाती है, जैसे ये इलाका कौन सा आपका, जैसलमेर, कौन सा हो जाएगा आपका, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहा है कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, ये आपकी पश्चिमी सीमा आ गई। अब पश्चिमी सीमा के इधर क्या है, पाकिस्तान, और इधर क्या है, भारत। समझना मेरी बात को, इधर क्या है, पाकिस्तान, और इधर क्या है, भारत। ये तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और ये हो जाएगा भारत। भारत में हम बात किसकी कर रहे हैं, राजस्थान की। तो ये किस किस को अलग करती है, ये भी पूछा जा सकता है कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के या किन भागों को अलग करेगी, तो पाकिस्तान वे राजस्थान को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सी वर्षा रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय भाग को अलग करेगी, तो वो भी कौन सा हो जाएगा आपका 10 सेंटी। या ऐसी कौन सी रेखा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वर्षा रेखा, तो वो हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अब इसमें देखो 50 250 mm भी दिया गया है ना, 25 का mm में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 mm से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 250 mm हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटेगी, है ना। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बांटने, दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी हो जाएगी, वो आपके हो जाएगी कौन सी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। ओके, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश वे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली करती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये कौन सा मरुस्थल हो गया, पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग हो गया, और इसको दो भाग करेंगे, दो भाग जो करेंगे वो हो जाएगा आपका, ये तो शुष्कतम हो जाएगा और ये हो जाएगा अर्ध शुष्क। इन दोनों को अलग करने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रहेगा। पूछा जा सकता है कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली 25 सेंटीमीटर, मरुस्थल के दो भाग कौन कौन से, शुष्कतम, अर्ध शुष्कतम, इन दोनों को अलग करने वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। ओके, और इनमें सब में जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी हो जाएगी, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है,
50 सेंटीमीटर। याद कैसे करेंगे कि राजस्थान के कितने भाग और 2 भाग है सर, 50-50 हो रहा है। राजस्थान के 2 भाग मतलब 50-50 हो रहा है। राजस्थान के 2 भागों को बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका ऑप्शंस आपको ये भी दे सकता है, एक बार क्वेश्चंस पूछा गया राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 mm, 500 mm, 25 mm और 250 mm। अब जैसे ही हम अगर cm सेंटीमीटर में पढ़ के जाएंगे तो अपना आंसर फर्स्ट ही दिख रहा है, इसको राइट करके आ जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पीछे पढ़ना है, ये किसमें दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है? mm में दिया हुआ। आपको किसमें दिया हुआ? ये आपको mm में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना ये आपका mm हो जाएगा, है ना। और 50 सेंटीमीटर से mm क्या हो जाएगा आपका? 500 mm हो जाएगा। तो ध्यान रखें, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 तो है सेंटीमीटर, 50 तो क्या है? सेंटीमीटर। लेकिन याद अगर 500 तो पीछे देखना mm होगा, ठीक है। कभी कभी ये दोनों भी आ सकता है, ए वे बी दोनों, ए वे बी दोनों, तो अगर दोनों है तो आप दोनों भी याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, रेगिस्तान मार्च मतलब, रेगिस्तान मार्च मतलब क्या था? मार्च अप्रैल मई जून, वो नहीं, ये महीने से बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है मार्च मतलब आगे बढ़ना है। मार्च परेड होती है ना, उसी टाइप से मार्च का मतलब हो जाए आगे बढ़ना, यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना। आपको पता होगा कि रेगिस्तान की हवा की वजह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे और ऑलमोस्ट आगे पूर्वी राजस्थान तक फैलने लग गया है ना। तो ये आने वाले समय में ऐसा कहते हैं कि ये बहुत जल्द, बहुत आगे की तरफ, या जयपुर या जोधपुर या जयपुर या दौसा की तरफ ये फैल रहा है धीरे धीरे। तो ये क्यों फैल रहा है? क्यों? पे पवनों के द्वारा, पवन इरोजन होता है यहाँ पर, पवन की हवा तेज होती है और ये बालू के टिल्लों को आगे शिफ्ट करता जाता है। इसको हम किस नाम से जानेंगे? राजस्थान का रेगिस्तान का मार्च के नाम से जानेंगे। अब रेगिस्तान का मार्च है तो इसे रेगिस्तान का आगे बढ़ना, है ना, सीधी टर्म पूछी जाएगी, रेगिस्तान का आगे बढ़ना को हम किस नाम से जानेंगे? रेगिस्तान मार्च के नाम से जानेंगे, ठीक है। या मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब इन दोनों, रेगिस्तान मार्च के लिए एक गांव फेमस है, उसका नाम क्या है? नाचना गांव, है ना। कौन सा गांव हो जाएगा? नाचना गांव। नाचना गांव कहां पर है? जैसलमेर में। नाचना गांव कहां पर हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर के बहुत गांव फेमस है, नाचना हो गया, आकल गांव हो गया, कुलजरा गांव हो गया, याद रखना, ये पूछा जाता है। अब देखो, अब ये नाचना गांव जो एक नस्ल के लिए भी फेमस है, ऊंटों की नस्ल के लिए, है ना, या ऊंट के लिए भी फेमस है। ऊंटों के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? नाचना। और नाचना ऊंट की एक नस्ल भी है। क्या है? नस्ल भी है। जब हम पशुपालन पढ़ेंगे तो ये नस्ल पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। नाचना जो हो जाएगी एक नस्ल भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो के भाग, उपभाग, है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपभाग हो जाएंगे, ठीक। कौन कौन से उपभाग हो जाएंगे देखते हैं। एक हो जाएगा शुष्कतम, एक हो जाएगा अर्ध शुष्कतम। जैसा कि हमने पीछे पढ़ के आए, जैसे इन दोनों भागों को करने वाली, अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? कि सर अभी आपने बताया, हमें याद भी है, 25 सेंटीमीटर। कौन सी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि इन दोनों को हम किस बेस पर अलग कर रहे हैं, किसके आधार पर अलग कर रहे हैं? कि सर अभी आपने बताया वर्षा, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? वर्षा रेखा, है ना। क्या आधार हो जाएगा? वर्षा रेखा। वर्षा के आधार पर हम अलग कर रहे हैं। एक तरफ कम वर्षा होती है, एक तरफ अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब एक जहां पर कम वर्षा होती है उसका नाम दे दिया शुष्कतम भाग, जो पश्चिमतम भाग है, पश्चिम की तरफ है। और उसके थोड़ा सा पूर्व में अर्ध शुष्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्कतम भाग हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें भी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा स्टार्ट करेंगे? शुष्कतम भाग स्टार्ट करेंगे, है ना। भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ना, बहुत डिटेल से चलने वाले हैं। ओके, शुष्कतम मरुस्थल, इसका एक नाम आता है महान मरुस्थल भी आता है, मतलब चारों तरफ रेत ही रेत है, बालू है, मरुस्थल है, तो इसका नाम क्या दे दिया? महान मरुस्थल नाम दे दिया। अब इसका विस्तार कितने जिलों में, कौन कौन से जिले में देखते हैं? जैसलमेर में है, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, उत्तर पश्चिम बालोतरा, पूरा बालोतरा नहीं आता, और पश्चिम में आपका चूरू आ जाएगा, पूरा चूरू नहीं आता।
कुछ चूरू का पार्ट आ जाएगा आपके अर्ध शुष्क में आ जाएंगे। ये जिले जब भी आपको देखने को मिले तो आपको ध्यान होना चाहिए शुष्कतम भाग हो जाएगा, शुष्कतम मरुस्थल इन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्षा कितनी मिल रही है, जैसे हमने अभी देखा, यहाँ पर जिक्र किया 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर। और एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, दो भागों में बांटती है मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ओके, शुष्कतम मरुस्थल में रेत के टिल्ले को बालू का स्तूप कहते हैं। अब हमने देखा, हम वापस इसमें क्या पढ़ने लगे, देखो इधर देखो, वापस समझो। हमने शुष्कतम अर्ध शुष्कतम देखा था, इसमें हमने पहला स्टार्ट किया शुष्कतम मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल किन किन जिलों में पाया गया, इन जिलों में पाया गया। इनमें अगर मैं बात करूं, शुष्कतम मरुस्थल में क्या है, रेत के टिल्ले, इन टिल्लों को क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप बोलेंगे, है ना। तो रेत के टिल्लों को हम क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप के आधार पर शुष्कतम मरुस्थल को वापस कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा। यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब यहाँ पर शुष्कतम मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया गया, बालू का स्तूप के आधार पर, बालू के जो टिल्ले उनके आधार पर बांट दिया गया। अब एक भाग इसका आ गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त मतलब क्या होता है, शहीद नहीं, यहां थोड़ा अलग करें, मुक्त मतलब तो रहित हो जाएगा, अलग। इसको आप क्या करोगे, रहित करोगे। और दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त या सहित प्रदेश। मतलब युक्त मतलब जहां बालू है या रेत है, और रहित मतलब जहां बालू नहीं है। समझ लो वापस एक बार, अगर मिस्टेक हुई है तो इसको वापस देखो। बालू का स्तूप मुक्त मतलब बालू नहीं है जहां पर रहित है, और बालू का स्तूप युक्त मतलब जहां बालू है और सहित हो जाएगा। ये दोनों शब्द है ना, दोनों बहुत समझना आया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसका जो क्षेत्रफल है 41.50% भाग पर क्या फैला हुआ है, ये आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश फैला हुआ है। और बालू का स्तूप युक्त कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है, 58.50% भाग। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितने हैं, कितने परसेंटेज भाग पर फैला हुआ, तो आपके दिमाग में दो डिजिट चलेगी, 58 और 41, 58 और 41। इसको मैं कंफ्यूज क्लियर करने वाला हूं आज, समझो। अब हमने यहां पर देखा था, अगर मरुस्थल प्रदेश पूरा देख रहे तो इसमें आपके दिमाग में आया होगा कि ज्यादा क्या है, मरुस्थल प्रदेश में क्या होगा, बालू का स्तूप, बालू ज्यादा होगी या कम होगी, कि सर बालू ज्यादा होगी। तो बालू ज्यादा होगी, इसका मतलब बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश हो जाएगा वो 58 प्रदेश हो जाएगा, 58.50% हो जाएगा, है ना। बालू युक्त, युक्त मतलब ज्यादा है, और बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त से लो, मुक्त मतलब आप बताओगे सर मुक्त का मतलब तो ये हो गया कि बालू यहाँ पर कम है, तो कम क्या हो जाएगा, 41% हो जाएगा, 41.50 हो जाएगा। याद रखने की ये तरीका है, ये समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब बनेगा तो आपके दिमाग में दो डिजिट चलेगी, 41.50 और 58 पॉइंट आपका हो जाएगा, आपका 50% हो जाएगा। ये दोनों चीजें चलेगी, जहां बालू ज्यादा है तो 58%, जहां बालू कम है 41%। बालू ज्यादा कहां होगी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में, बालू कम कहां होगी, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। समझ लेना, क्वेश्चंस बनेगा यहां से। ओके, अब बालू का स्तूप प्रदेश के मैं बात करूं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की मैं बात करूं, या जहां पर बालू क्या है, अधिक है, ये प्रदेश पश्चिम मरुस्थल के 41.50% भाग पर फैला है, युक्त। ये इसको आप क्या करोगे, मुक्त करोगे, है ना, मुक्ति है। ये यहां बालू रेत नहीं है ना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब हो जाएगा यहां बालू नहीं है, या मैं इसको एक शब्द और लिख रहा हूं, रहित, है ना, जहां बालू नहीं है। तो बालू नहीं है तो क्या है सर, यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल है, आपके पत्थर है, या और कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, उसकी भी बात करेंगे। ये प्रदेश कौन सा है, पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर तथा फलोदी जोधपुर के मध्य स्थित है। ये पूछा जाता है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, रहित प्रदेश कौन कौन से एरिया के भाग में, मिडिल पार्ट में स्थित है। तो ध्यान देना, इधर पश्चिम की भाग जो आ जाएगा पोखरण जैसलमेर, और इधर फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर, इसके मिडिल पार्ट में जो भाग है वो कौन सा है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो जाएगा। बालू मुक्त मतलब हो जाएगा नहीं है, इस भाग में क्या है, बालू नहीं है। ध्यान रखना, इस नहीं है और है को समझना, यहां जैसे लिखा हो बालू रेत नहीं,
ओके, ये चीज आपको समझ में आई। ये कितने परसेंट भाग पर है, ये आपका हो जाएगा नहीं है, इसका मतलब कम है, 41.50% भाग पर फैला हुआ। ओके, आगे बढ़ते। अब देखो, अब जैसा कि अगर आपने समझा यहाँ पर कि इस एरिया में क्या है, बालू का स्तूप नहीं है, बालू नहीं है, तो सर क्या है, यहाँ पर चट्टान है, पत्थर है। इन चट्टानों पत्थरों को अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम देते हैं, या इनके अलग अलग टर्म से जो ज्योग्राफिकल शब्द यूज होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। ये समझो, जैसे यहाँ पर एक शब्द यूज होता है हमादा, इस एरिया में एक हमादा पाया जाएगा। ये क्या है, ये एक चट्टानी मरुस्थल है, मतलब रेत तो नहीं है, बालू नहीं, इसका मतलब क्या है, चट्टानी मरुस्थल। क्या है चट्टानी मरुस्थल, क्या है चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहेंगे। ये पूछा जाता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जानेंगे, हमादा। चट्टान को हम क्या बोले, रॉक या रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट भी हो सकता है। ओके, ये कौन कौन से एरिया में फैला हुआ है, जैसे हम डिनोट करके आए, पोखरण, पोखरण आपका हो जाएगा जैसलमेर में। फलोदी, फलोदी कहां हो जाएगा, जोधपुर में। फलोदी अब खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, और बालोतरा खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। बालोतरा पहले कहां था, बाड़मेर में। इनके मिडिल पार्ट में क्या है, इनके मिडिल पार्ट में हमादा है। इनके मिडिल पार्ट में क्या है, मध्य भाग में क्या है, हमादा। हमादा को हम क्या बोल रहे हैं, चट्टानी मरुस्थल। सीधी टर्म्स याद करनी, रेगिस्तान में पाए जाने वाले चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जानेंगे, तो हमादा के नाम से जानेंगे। ओके, इसके बाद देखो रेग मरुस्थल। रेग मरुस्थल क्या है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पथरीले मरुस्थल को रेग मरुस्थल कहेंगे। हमादा के चारों तरफ पथरीला या कंकड़ युक्त मरुस्थल को रेग के नाम से जानेंगे, या इसको स्टोमी, स्टोमी नहीं होगा स्टोनी, है ना, स्टोनी मरुस्थल कहेंगे, स्टोनी डेजर्ट कहेंगे। ये समझो, स्टोनी डेजर्ट किसे कहेंगे, आपको रेग मरुस्थल को कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है, ये हो जाएगा रेग मरुस्थल। दो चीजें आपके सामने आई, एक तो आ जाएगी आपके हमादा, हमादा मतलब चट्टानी मरुस्थल या रोकी मरुस्थल, रेग मतलब पथरीला मरुस्थल या स्टोनी मरुस्थल, दोनों को अलग अलग याद करके समझिए। ओके, एक शब्द आता सीज। सीज का मतलब क्या, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, मतलब वे क्षेत्र जिसमें अधिकतम सौर ऊर्जा की संभावना है। जैसे जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के इस मिडिल पार्ट में सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावना है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है कि सिर्फ इस एरिया में सौर ऊर्जा की संभावना क्यों है, वाई क्यों है, क्योंकि जैसा कि ये चीज हमने पढ़ी, एक तो पथरीला मरुस्थल, एक हमने चट्टानी मरुस्थल। जब पत्थर और चट्टान होगा तो वहां पर क्या सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, और वो अधिक अकॉर्डिंग रेत और दूसरे एरिया के हिसाब से वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा तो इसका मतलब सोलर एनर्जी वहां पर अधिक उत्पादन हो जाएगा, इसलिए सीज कहां हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के मध्य क्या है, सीज एरिया हो। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। हो जाएगा। ओके, एक आता है इसी एरिया में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है, मगरा की पहाड़ियां। मगरा की पहाड़ियां कहां पर है, बालोतरा से पोखरण के बीच में अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा की पहाड़ियां कहेंगे। बालोतरा से अगर मैं बात करूं, यहां देखो इस वाले भाग, ये आ जाएगा आपका बालोतरा, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, बालोतरा, और ये हो जाएगा पोखरण। इसके मिडिल पार्ट में आगे यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पाई जाएगी, इसको हम किस नाम से जानेंगे, इस पहाड़ियों को हम नाम से जानेंगे मगरा की पहाड़ियां। ध्यान रखना, मगरा की पहाड़ियां पूछी जा सकती है। बालोतरा से पोखरण के मिडिल पार्ट में एक अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट मतलब शेष बची हुई, कुछ भाग इसका खत्म होने वाला है। ओके, पोखरण जैसलमेर से ये बालोतरा के मध्य क्या मिल रही है हमें, मगरा की पहाड़ियां। अब यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाएगी, उसका नाम है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है, उसका नाम क्या है,
जैसलमेर दुर्ग, है ना। पोखरण में जैसलमेर दुर्ग कहां पर हो जाएगा आपका, त्रिकुट पहाड़ी पर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया, राव जैसल ने 1055 में इसका निर्माण करवाया। ये छोटी सी जानकारी है। लाठी सीरीज की मैं बात करूं तो लाठी सीरीज है कहां पर, जैसलमेर में हो जाएगी, है ना। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज हो जाएगी पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 60 से 80 किलोमीटर में एक सीरीज स्थित है, उसका नाम है लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज होता क्या है सर, एक ऐसा बेल्ट है जिसके अंडरग्राउंड या भूमि के अंदर वाटर पाया जाता है, जल पाया जाएगा, है ना। एक एक जल पट्टी हो जाएगी, भूगर्भिक जल पट्टी हो जाएगी। मतलब एक ऐसा एरिया, जैसे ये हो जाएगी लाठी सीरीज, ये क्या हो जाएगी आपकी लाठी सीरीज हो जाएगी। इस बाग में क्या है, रेगिस्तान में एक जल की पट्टी पाई जाएगी। देखो ये क्वेश्चंस ऑप्शंस भी बना हुआ है, ये लाठी सीरीज है, इनमें से क्या है, एक झील है, एक नस्ल है, एक पौधा है, या एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो आपका आंसर क्या होगा, एक भूगर्भीय जल पट्टी हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर कितना होगा, 80 से 60 किलोमीटर हो जाएगा लाठी सीरीज का। कहां से कहां तक है, पोखरण से मोहनगढ़, ये दोनों कहां पर है, जैसलमेर में हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी लाठी सीरीज में बात करें तो लाठी सीरीज में हमने देखा था, लाठी सीरीज में देखा ये क्या है, जल पट्टी, और इस जल पट्टी में एक नलकूप है, उसका नाम क्या हो जाएगा, चांदन नलकूप। उसका नाम क्या हो जाएगा, चांदन नलकूप हो जाएगा। जो कहां पर है, फेमस नलकूप है, रेगिस्तान का मरुस्थल में पाए जाने वाला चांदन नलकूप है, जो कहां मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा। इसका देखो चांदन नलकूप से क्या बनेगा, चांदन नलकूप, ये क्या हो जाएगा, चांदन नलकूप। चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा पानी निकलता रहता है, और ये एरिया आपको कहां मिल रहा है, रेगिस्तान में मिल रहा है, मरुस्थल मिल रहा है। अब लाठी सीरीज की बात करते हैं, लाठी सीरीज में कौन सी घास पाई जाएगी। अगर यहाँ पर जल पट्टी है तो घास में मिलेगी, घास कौन सी है, सेवण घास। सेवण घास की अगर बात करूं तो ये कैसी घास है, प्रोटीन युक्त घास है। कैसी घास है, प्रोटीन युक्त घास है। और लाठी सीरीज में गोडावन, है ना, इसको लिखो, गोडावन पाया जाता है। अब घास जहां होगी या जल जहां पर होगा, जल व घास अगर जहां होगी, तो वहां पर कौन सा पक्षी आएगा, आपको आएगा गोडावन पक्षी आएगा, है ना। इसलिए गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कौन सी है, प्रजनन स्थली हो जाएगी आपकी लाठी सीरीज हो जाएगी। समझना, ये लाठी सीरीज से सारी चीजें जुड़ी हुई है। यहाँ पर सेवण घास है, यहाँ पर थार का गड़ा है, जिसे हम चांदन नल को बोल रहे हैं। लाठी सीरीज में घास, सेवण घास, जो प्रोटीन घास है, प्रोटीन का मतलब यहाँ पर कुछ पक्षी इसको आकर खा रहा है, तो वो हो जाएगा गोडावन पक्षी हो जाएगा। और गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थिति कौन सी हो जाएगी, वो आपको हो जाएगी लाठी सीरीज हो जाएगा या जैसलमेर हो जाएगा। देखो जुरासिक युग की चट्टानें कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में, बाड़मेर में मिलेगी, जैसे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। पर मियन कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें भी कहाँ मिलेगी, जोधपुर और फलोदी में मिलेगी। अब इसके बाद बाब बोल्टर, याद कर लेना, बाब बोल्टर कहाँ मिलेगा आपको, जोधपुर में पाया जाएगा। बाब बोल्टर कहाँ मिलेगा, जोधपुर में। हिमानी चट्टानी की अवशेष ये फलोदी जोधपुर में पाई जाएगी। बाब बोल्टर को वापस समझो, बाब बोल्टर, है ना। देखो बाब बोल्डर का मतलब है बड़ा टुकड़ा। बोल्डर मींस क्या होता है, बड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये बड़ा टुकड़ा किसका, हिमानी चट्टाने का। यहाँ पर मतलब बर्फ के टुकड़े के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। वो किस जगह मिल रहे हैं, बाप बोल्डर में। बाप बोल्डर शब्द आते ही, बाप बोल्डर कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर के कौन से हो जाएगा जगह पर, फलोदी हो जाएगा। अब फलोदी एक नया जिला बन गया, तो पूछा जा सकता है बाप बोल्डर का, पहले जोधपुर आ रहा था, अब कहाँ हो जाएगा आपका, फलोदी हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां तक हमने चीजें सीखी, भौतिक प्रदेश के अलग अलग पार्ट्स के, शुष्कतम, अर्धशुष्कतम, और उसके भी हमने कुछ हमादा, ये सारी चीजें हम देखी। इसके बाद अगले लेक्चर में अपना जो भी है आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगले